नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का एसएसटी का टॉप 100 क्वेश्चन बताऊंगा। समझ गए? और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक बार जरूर देखिए, समझ गए? और पसंद आएगा तो वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और कोई भी समस्या होगी, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ गए ना? उसके बाद जितना हम बताएंगे उतना में आपको कितना सही हुआ है ये भी हमें कमेंट में लास्ट में आप जरूर बताइएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को, दूसरा है सैनिकों को, तीसरा है फ्रांसीसी नागरिकों को और चौथा है चीनी नागरिकों को। तो देखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को सही हो जाएगा। समझ गए ना? तो आप सी पे लॉक कीजिए। उसके बाद है दूसरा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो आपको पता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी ये सबका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन यानी बिस्मार्क का नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय ने। समझ गए ना? युद्ध और शांति का लेखक कौन है? मतलब टॉलस्टॉय ने। हाँ, और यह सीरीज का जो टॉप 100 क्वेश्चन है इसका मैं लाइव में बताया था, लेकिन 50 क्वेश्चन के बताया था, लेकिन उसमें आवाज़ और क्वालिटी सही नहीं था, इसलिए मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा है। तो आप लोग फिर से इसको ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग अगर देख चुके हैं तो फिर से मतलब अच्छे से एक बार और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1925 में। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व आर्थिक संकट था ना, वो कब शुरू हुआ था? 1929 में। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो देखिए, पचमा के आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सही होगा। तो हम बता देते हैं कि पचमा के आपको ऑप्शन डी सही होगा, 1920 में। समझ गए ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लिंटन, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ। तो देखिए, इसका ऑप्शन होगा डी, चार्ल्स मेटकाफ। समझ गए ना? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ। समझ गए ना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन स्थान चुना? बम्बई, डांडी, सूरत, दिल्ली। इतना आसान क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा तो कौन आएगा बताइए आपको? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डांडी। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, 1905 में। कौन होगा? सी, 1905 में इसका सही हो जाएगा। समझ गए ना? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 9 है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आप बताइए। 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1757 में। तो देखिए, 9 का ऑप्शन सी सही होगा, 1786 में। और हाँ, लास्ट में आप जरूर बताइएगा और प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक। कुछ देर है, आप कुछ देर में ये 100 क्वेश्चन, 100 नहीं होगा तो हम 50 ही इस वीडियो में बताऊंगा, फिर 50 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा। समझ गए ना? तो अगला क्वेश्चन है, राउर केला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, इसका ऑप्शन 10 का ए सही होगा, उड़ीसा में। समझ गए ना? अगला है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, ये तो टॉलस्टॉय के है। बी, दास कैपिटल, सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी। तो देखिए, 11 का आपका डी सही होगा, बी और सी। समझ गए ना? कौन सही होगा? डी, बी और यानी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। तो 12 क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन सी होगा, पंचायती राज व्यवस्था में। समझ गए ना? अगला है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल ऑप्शन बी सही होगा, 5 वर्ष। समझ गए ना? अगला है, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, यानी कौन देता है? दल का नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार, चुनाव आयोग। तो ये सिंपल आंसर होगा इसका, चुनाव आयोग। समझ गए ना? अगला है,
15 क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। तो देखिए इसका ऑप्शन 15 का सी सही होगा, 15 नवंबर 2000 को। समझ गए ना? 15 का कौन सी सही होगा? सी, 15 नवंबर 2000 को। तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? समझ गए? यानी भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपको, एक में है 21, बी में है 22, सी में है 18 और डी में है 20। तो आपको ऑप्शन बी सही होगा, 22। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? ऑप्शन ए पटना में, बी मद्रास में, सी नागपुर में, डी मुंबई, यानी पहल का नाम इसका क्या है? बम्बई। समझ गए ना? तो इसका ऑप्शन आपको 18 के बी सही होगा, चेन्नई यानी मद्रास में। समझ गए ना? कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप अपने जो भी समस्या होगी वो बताइएगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? आप कब वोट दे सकते हैं भारत में? ये कौन नहीं जानता है? बच्चा एक क्वेश्चन को जानेगा कि हम 18 साल के जब हो जाएंगे तो हमको भी वोट देने का अधिकार हो जाएगा। आपको सबको पता होगा। तो 18 साल इसका आंसर है सी। समझ गए? अगला है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दलों को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को। तो देखिए 20 का ऑप्शन ए सही होगा, राजनीतिक दलों का। समझ गए ना? 20 का कौन सही होगा? ए, राजनीतिक दलों का। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? 21 क्वेश्चन है। ए ज्वार, बी जूट, सी गेहूं, डी धान। तो देखिए 21 के आपको सी सही होगा, गेहूं। रबी फसल कौन है? गेहूं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, हाजीपुर में, मुंबई में। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, हाजीपुर। कौन सही होगा? हाजीपुर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हाँ देख लीजिएगा ना तो आपको माइंड में सेट ही हो जाएगा, दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, कोसी को, गंडक को, सोन को। तो देखिए इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, आपको पता होगा। कमेंट में हमें फटाफट बताइए कि बिहार का अशोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो देखिए कोडरमा है, आपको पता होना चाहिए कि यह अभ्रक से संबंधित है। कोडरमा कहाँ है ये भी पूछ देगा, राजस्थान में। आपसे ये पूछ देगा कि कोडरमा कहाँ है? राजस्थान में। किससे संबंधित है? अभ्रक से। समझ गए ना? इनमें कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कौन उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है, जो कृषि पर निर्भर नहीं है? आप यूँ भी समझ सकते हैं। तो चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। फटाफट आप बताइए कि 25 का ऑप्शन कौन सही होगा। तो देखिए हमें चीनी के लिए भी गन्ना चाहिए, जो गन्ना कच्चा माल है वो मतलब कृषि से मिलती है। कागज उद्योग ये भी पेड़ पौधा है। समझ गए ना? वस्त्र उद्योग ये भी। तो इसका ऑप्शन आपको सही होगा डी, सीमेंट उद्योग है ना, जो मतलब कृषि पर निर्भर नहीं है। अगला है, लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन बी इसका सही होगा कि जो लोहा अयस्क है ना वह क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो देखिए 27 का ऑप्शन सी सही होगा, खनिज तेल का साथ। समझ गए ना? नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र क्या है? कहाँ है? तारापुर में, कलपक्कम में, नरोरा में, कैंगा में। तो देखिए 28 का आपको ए सही होगा, तारापुर में। 28 का कौन सही होगा? ए। कहाँ है? तारापुर में। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग। देखिए 29 का सही होगा आपको सी। समझ गए ना? कौन? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। हाँ, अगर कभी पूछ देगा कि बोकारो कहाँ है तो याद रखिएगा यह झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए 30 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, और लास्ट में प्लीज़ बताइएगा कि टोटल आपको कितना सही हुआ।
मतलब जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें आपको कितना सही हुआ। अगला है 31, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ बहुत ही अधिक जनसंख्या है, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पटना में। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए विश्व व्यापार के जगह आपको रह सकता है WTO, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलिएगा जिनेवा, ऑप्शन ए सही होगा इसका, यानी जो विश्व व्यापार संगठन है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, समझ गए ना। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है? भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, सुनामी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, सेवा क्षेत्र, जो मतलब तीसरा क्षेत्र है, समझ गए ना। कौन सा क्षेत्र है? तीसरा क्षेत्र क्या है इसमें आपको पता होना चाहिए। 34 का कौन सही है? डी, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो आप हमें बताइए कि 35 का कौन सही होगा। तो देखिए 35 का ऑप्शन ए सही होगा, दूर संचार के लिए, समझ गए ना। तो ध्यान में रखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है दूरसंचार के लिए। मानव जनित आपदा है, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुना। आपको पता है बाढ़ भी प्राकृतिक, भूकंप भी प्राकृतिक और सुनामी भी प्राकृतिक। तो कौन नहीं है प्राकृतिक? आतंकवाद, समझ गए ना, ये मानव जनित आपदा हुआ। अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 37 का ऑप्शन आपको ए सही होगा, 15 मार्च 1950 को। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। जो पहला इसका नाम क्या था? बम्बई, सब बम्बे बोलते थे इनको। आर्थिक विकास संबंधित है, परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ए और बी दोनों परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 39 का आपको सी सही होगा, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन। तो ऑप्शन सी में ऑप्शन ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन सी सही होगा 39 का। तो सी पर लॉक कर दीजिए आप लोग, ताकि माइंड में सेट हो जाए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में। तो देखिए 40 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, समझ गए ना, 1986 में। तो 40 का कौन सही होगा? बी। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? अंग नहीं है, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो देखिए 41 का ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति NEP का अंग नहीं है, समझ गए ना। याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, समझ गए ना। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 43 है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोलबर ने, नैप ने, सेलिगमैन ने, हार्टेल विदर्स ने। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, हार्टेल विदर्स ने। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। तो देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, कृषि क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि कार्यशील जनसंख्या, जो काम करने लायक व्यक्ति है उसे हम कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या अधिकांश किस काम में लगे हुए हैं? कृषि क्षेत्र में। आपको पता होना चाहिए कि भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो देखिए 46 का आपको ऑप्शन आपको पता होना चाहिए,
डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन आपको डी सही होगा, इनमें से सभी, यानी सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो देखिए 47 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, खिलौना उद्योग। समझ गए ना, 47 का कौन सही होगा? सी, खिलौना उद्योग। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। तो देखिए इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, डिगबोई में, यानी 48 का ऑप्शन सी सही होगा। 49 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर देना चाहिए? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर, लोक कल्याण पर। इसमें सबसे बेहतर आंसर कौन है? लोक कल्याण। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। समझ गए ना। तो चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। हम इस वीडियो में मात्र 50 क्वेश्चन ही बताऊंगा। फिर आपको पता है कि देखिए मैं बहुत क्वेश्चन यानी टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हम पीडीएफ बनाया हूँ, लेकिन आपको हम इसमें 50 ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी जी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी नेहरू जी योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे। समझ गए ना। तो 50 का कौन सही है? सी सही है। कोई दिक्कत? अब हमें आप लोग बताइए कि इस 50 क्वेश्चन में आपको कुल कितना सही हुआ है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना सही होगा, फिर मैं वहाँ आपको कमेंट को देख लूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो के लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी जरूर करें। और हाँ, एक बात बता देता हूँ कि मैं एवरीडे क्लास 10th का मतलब कोई भी सब्जेक्ट लेकर 8:35 या 8:45 में मैं लाइव आता हूं। आप लोग जरूर जुड़िए, काफ़ी मस्त लाइव रहता है। समझ गए ना। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उस लाइव को जरूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।